गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। आज का लेक्चर नंबर रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 3। दिस वन इज लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा, यानी कोई भी स्पेक्ट्रा को अफेक्ट करने वाला मेन फैक्टर क्या रहता है उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। मेनली हमारे पास स्पेक्ट्रा रहते हैं लाइट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एक्सेट्रा। ओके, एंड रमन स्पेक्ट्रा भी आपको देखना होता है इसमें। तो पहला जो मेजर फैक्टर रहता है इसके अंदर वो है आपका सिलेक्शन रूल। जो भी ट्रांजेक्शन आपके ऑकर हो रहा है वो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग है या फॉरबिडन है। अगर सिलेक्शन रूल को फॉलो कर रहा है वो आपका इंटेंस स्पेक्ट्रा होगा और आपको इंटेंस लाइंस आपको आपके स्पेक्ट्रम में दिखाई देगी। तो अब इस रूल को किस टाइप से हम राइट डाउन करते हैं? द सेट ऑफ क्वांटम मैकेनिकल रूल्स विच डिसाइड द ट्रांजिशन बिटवीन टू एनर्जी स्टेट कॉल्ड सिलेक्शन रूल। कुछ रूल्स है, अगर इन रूल्स को फॉलो करते हुए अगर ट्रांजिशन ऑकर्स होते हैं तो आपके पास इंटेंस स्पेक्ट्रा मिलेंगे। लाइक फर्स्ट वन जो हमारे पास रूल था, एवरी स्पेक्ट्रा इज एसोसिएटेड विथ सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल का स्टेटमेंट क्या आता है कि सिलेक्शन रूल आर अलाउड स्पेक्ट्रा इज ऑलवेज इंटेंस। ओके, अगर जो सिलेक्शन रूल को अलाउड कर रहा है जो जिसमें सिलेक्शन रूल फॉलो हुआ है वो हमेशा इंटेंस होंगे, लेकिन पार्शली अलाउ एंड फॉरबिडन जो रहता है जिसने सिलेक्शन रूल को फॉरबाइड किया है इस टाइप के ट्रांजिशन के लिए स्पेक्ट्रल लाइन लो इंटेंसिटी की रहती है या लो रहती है। तो स्पेक्ट्रा हैव लो इंटेंसिटी एज सो इन द टॉप। तो पार्शली अलाउड एंड फॉरबिडन स्पेक्ट्रा जो भी रहेगा लो इंटेंसिटी की। जैसे कि एक ग्राफ है, इस ग्राफ में इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा या न्यू पार वेव नंबर के बीच के अंदर अगर हम ग्राफ खींचे तो जो पीक्स आपको मिल रही है लाइक दिस वन इज मोर इंटेंस जिसको मैंने हाईलाइट किया है ए से। सेकंड है आपके पास बी, बी का जो पीक है लो है, और थर्ड का है आपका सी, सी का पीक वेरी लो है। तो इंटेंसिटी ऑफ ए अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा की अगर मैं बात करूं तो मोर इंटेंस कौन है? ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन। तो अब हमारे पास क्या रहता है कि जो आपका, और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कर्व ए जो है ये मोर इंटेंस जो आपके पास आ रहा है वो कब आया होगा? जब ट्रांजिशन जो है वो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग है, यानी सिलेक्शन अलाउड स्पेक्ट्रा है, अलाउड स्पेक्ट्रा आपको ये मिलता है। तो इसके लिए एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू 10 टू द पावर 4 से भी ज़्यादा होगी, यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू अगर बढ़ती है तो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा आपको अच्छा देखने को मिलता है। दूसरा कर्व आपके पास बी है, इसमें पार्शियल अलाउड स्पेक्ट्रा आपके पास रह रहा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल नहीं हुआ, कुछ एक दो नियम इसने तोड़े हैं। ओके, दिस वन इसके लिए एप्सिलॉन की वैल्यू रहेगी 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर 4। और तीसरा जो है आपका सी, कर्व सी जो कि फुली फॉरबिडन, यानी कि सारे के सारे रूल इसने तोड़ करके ट्रांजिशन परफॉर्म किया है, तो उस कंडीशन में एप्सिलॉन की वैल्यू लेस देन 10 टू द पावर 2 होगी। तो आपका मेन क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन मींस एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट। ये क्या था आपके पास जो आई, ये यहाँ पे जो हम शो कर रहे आई वो है आपके पास इंटेंसिटी 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 ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रा या इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अब तक सिलेक्शन रूल अलग अलग मोशन के लिए अलग अलग आपके पास देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल लाइक सिलेक्शन रूल फॉर डिफरेंट स्पेक्ट्रा या डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन से जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा जनरेट होते हैं उन्हें देखते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में ये काम में आएगा। इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर जो वेरिएशन है डेल्टा एन वो कुछ भी हो सकता है, लाइक 1 का डिफरेंस हो सकता है, 2 का, 3 का या 4 का, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। ट्रांजिशन कहीं से कहीं भी हो सकते हैं, फर्स्ट टू सेकेंड भी हो सकता है, फर्स्ट टू थर्ड भी हो सकता है, फर्स्ट टू फोर्थ भी हो सकता है,
ओके, इस टाइप से ये आपका था n इक्वस टू 1, दिस वन इज n इक्वस टू 2, दिस वन इज n इक्वस टू 3 एंड दिस वन इज n इक्वस टू 4। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, नॉट 0 से, जबकि वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर या रोटेशनल क्वांटम नंबर है वो 0 से भी स्टार्ट होते हैं। J 0 से स्टार्ट होता है, V 0 से स्टार्ट होता है। ओके, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए कि डेल्टा एल की वैल्यू या डेल्टा एल की वैल्यू ±1 होनी चाहिए। इसे कहते हैं हम लेपार्टे सिलेक्शन रूल, यानी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो ±1 होना चाहिए। और आपका एक रूल आता है स्पिन सिलेक्शन रूल, उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एस यानी कि ओवरऑल स्पिन की डिफरेंस आपका क्या होना चाहिए, 0। बिफोर द ट्रांजिशन एंड आफ्टर द ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन स्पिन सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो डेल्टा एस की वैल्यू 0 और डेल्टा एल की वैल्यू ±1। तो अगर इसे फॉलो करके कोई ट्रांजिशन परफॉर्म होता है तो उसे हम कहेंगे सिलेक्शन अलाउड, यानी अलाउड ट्रांजिशन। तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो मोर इंटेंस मिलेगा, अलाउड ट्रांजिशन हम कहते हैं। और नॉट अलाउड में क्या रहेगा आपका कि डेल्टा एल की वैल्यू या तो 0 आ जाएगी, दिस वन इज लेपार्टे फॉरबिडन है, डेल्टा एल क्या है, 0 है, फिर भी इसने ट्रांजिशन परफॉर्म किया तो इसे हम कहेंगे लेपार्टे फॉरबिडन स्पेक्ट्रा। ओके, लाइक एस टू एस, पी टू पी, ये है आपका पी टू पी, डी टू डी एंड एफ टू एफ, एक ही ऑर्बिटल के अंदर ये इस ट्रांजिशन परफॉर्म हो रहे हैं। ऑर्बिट, ऑर्बिटल एंड सेल्स, आपके पास रहा एक सेल के अंदर ऑर्बिट, ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल, यानी सब सेल भी बोल सकते हो, सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल, सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल। तो सेल हो गया अब लाइक के एल एम एन, सब सेल हो गया आपके पास एस पी डी एफ, तो सब सेल के बीच में ट्रांजिशन होगा। और ऑर्बिटल हो गया लाइक एस का तो एस ऑर्बिटल ही होगा, पी के पी एक्स पी वाई पी जेड, लाइक पी एक्स पी वाई पी जेड, ये आपके टी के सब सेल ऑर्बिटल थे। डी के ऑर्बिटल डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एस जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो जो अभी आपके पास ट्रांजिशन देखने को मिलेगा वो सब सेल के बीच में, इन बिटवीन द सब सेल। तो एस टू एस आपका डेल्टा एल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब एक यहाँ पे एक लाइक अरेंजमेंट याद करने के लिए देख किया रहता है आपके पास, लाइक एस टू पी, पी टू, फिर एस टू पी, फिर पी टू डी, पी टू डी, डी टू एफ, डी टू एफ। तो इस टाइप से क्रॉस स्ट्रक्चर बनेगा कि एस टू पी एंड पी टू एस ट्रांजिशन अलाउड रहता है, बट इसी स्ट्रक्चर में एस टू पी एंड एस टू पी, पी टू एस ट्रांजिशन अलाउड है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, जस्ट 1 मिनट, एस पी डी एफ, इसी स्ट्रक्चर में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपके पास है लाइक एस टू पी, पी टू डी, डी टू एफ, ये सारे ट्रांजिशन अलाउड है। क्यों? क्योंकि इनके लिए डेल्टा एल वैल्यू कितनी आएगी, ±1। तो ये लेपार्टे अलाउड ट्रांजिशन रहेंगे। नीचे भी देख सकते हो एस टू पी, पी टू डी, डी टू एफ, ये सारे हॉरिजॉन्टल लाइन है। एक है आपके पास डायगोनल लाइन, ये भी आपके पास अलाउड रहता है लाइक एस टू पी, दिस एस टू पी। तो इसके अंदर क्या डेल्टा एल की वैल्यू ±1 आएगा, एस टू पी या पी टू डी +-1, डी टू एफ +-1। ये भी आपका क्या है, डायगोनल के ऊपर जो स्पीसीज है उसमें भी होगा आपका अलाउड। लेकिन अगर मैं वर्टिकल की बात करूँ, खड़ी लाइन दिस वन, इसमें एस टू एस आपका फॉरबिडन रहता है क्योंकि डेल्टा एल की वैल्यू 0 आ जाएगी, पी टू पी फॉरबिडन, डी टू डी फॉरबिडन, एफ टू एफ फॉरबिडन। तो वर्टिकल लाइन मीन्स 0, यानी कि वो लेपार्टे फॉरबिडन स्पेक्टर आएगा। और अगर मैं जंप करूँ लाइक एस टू डी के अंदर जाना चाहूँ तो ये भी आपका फॉरबिडन स्पेक्टर आएगा, नॉट अलाउड, यानी कि सिलेक्शन रूल, नॉट अलाउड स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा, फॉरबिडन स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा। इस टाइप से इस डायग्राम के थ्रू भी हम याद रख सकते हैं एस पी डी एफ, नीचे भी एस पी डी एफ, फिर हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी दीजिए, डायगोनल कनेक्टिविटी दीजिए एंड वर्टिकल कनेक्टिविटी दीजिए। दिस वन इज हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी, दिस वन इज डायगोनल कनेक्टिविटी एंड दिस वन इज वर्टिकल कनेक्टिविटी। ओके, तो इस टाइप कनेक्टिविटी आपको शो करनी है। तो ये था आपका किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए। अगर मैं बात करूँ रोटेशनल स्पेक्ट्रा, जिसकी स्टडी हमें करनी रहती है फुली,
तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा में सिलेक्शन रूल क्या होता है कि रोटेशनल क्वांटम नंबर में डिफरेंस कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए डेल्टा जे प्लस माइनस वन। रोटेशनल क्वांटम नंबर डेल्टा जे में डिफरेंस प्लस माइनस वन अगर आपके पास आ रहा है तो वो रोटेशनल यानी कि सिलेक्शन रूल अलाउड स्पेक्टर रहेगा। अगर नहीं है या इससे वेराई कर रहा है तो वो फॉरबिडन स्पेक्टर रहेगा। देख लेते हैं। सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर इज प्लस माइनस वन। इसी टाइप से अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की बात करें तो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर में चेंज या डेल्टा वी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्लस माइनस वन। डेल्टा वी प्लस माइनस वन। ओके, अब आएगा आपके पास दो मिक्सअप, वाइब्रेशन रोटेशनल या फिर रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। यानी कि एक वाइब्रेशनल लेवल में आपके बहुत से रोटेशनल लेवल होते हैं। लाइक मैं बात करूं कि एक आपके पास वाइब्रेशनल लेवल है वी, इसी के अंदर बहुत से रोटेशनल लेवल होंगे लाइक जे इक्वस टू जीरो, जे इक्वस टू वन, जे इक्वस टू टू, जे इक्वस टू थ्री, जे इक्वस टू फोर, इस टाइप से जे इक्वस टू जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। और ये वी की वैल्यू कुछ भी होगी लाइक वन। वी इक्वस टू वन के लिए इतने सारे रोटेशनल लेवल्स आ गए, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आ गए। तो इस टाइप से आपके पास क्या मिलेगा, एक मिक्स स्पेक्ट्रा मिलेगा, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल। रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए जो सिलेक्शन रूल है वो है आपके पास डेल्टा जे की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। नहीं, रोटेशन जो पहले है तो डेल्टा जे की वैल्यू तो होनी चाहिए प्लस माइनस वन। यानी कि वाइब्रेशनल लेवल में रोटेशनल एनर्जी लेवल है तो इसके बीच ट्रांजिशन पहले होगा, तभी आपके पास रोटेशनल वाइब्रेशनल उसको हम स्पेक्ट्रा बोल सकते हैं। तो पहले डेल्टा जे प्लस माइनस वन और फिर दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच में डिफरेंस यानी कि ट्रांजिशन। ये फर्स्ट वाइब्रेशनल लेवल था, ये सेकंड वाइब्रेशनल लेवल, इसके नीचे जीरो, वी इक्वल टू जीरो का भी वाइब्रेशन लेवल होता है ना। ये जीरो लेवल, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल। ओके, तो डेल्टा वी की वैल्यू में भी हो सकती है प्लस माइनस वन भी हो सकती है, प्लस माइनस टू भी हो सकती है, प्लस माइनस थ्री भी हो सकती है, कुछ भी। इसी के अकॉर्डिंग कुछ ब्रांच बनते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन के ब्रांच बनते हैं, उसे भी हम देखते हैं। इससे पहले कि डेल्टा जे वन प्लस माइनस वन और डेल्टा वी प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, कुछ भी हो सकती है। तो इंटेंस स्पेक्ट्रा कब ऑप्टेन होगा, ड्यू टू पॉपुलेशन इफेक्ट एट ग्राउंड स्टेट। कब होगा, ड्यू टू पॉपुलेशन इफेक्ट। दिस वन इज पॉपुलेशन इफेक्ट। पॉपुलेशन इफेक्ट एट ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन होंगे तो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब पी ब्रांच स्पेक्ट्रा किसे कहेंगे, जब डेल्टा जे की वैल्यू माइनस वन हो और डेल्टा वी की वैल्यू प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू या कुछ भी डॉट डॉट आगे हो सकती है, तो वो रहेगा आपका पी ब्रांच। आर ब्रांच स्पेक्ट्रा क्या रहेगा, डेल्टा जे की वैल्यू प्लस वन और डेल्टा वी की वैल्यू प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, डॉट डॉट कुछ भी, लेकिन चेंज क्या हो रहा है, मेन डेल्टा जे। फिर आपसे पास पूछा जाता है एक बार क्यू ब्रांच और एस ब्रांच। क्यू ब्रांच में डेल्टा जे की वैल्यू होती है माइनस टू और एस ब्रांच में डेल्टा जे की वैल्यू होती है प्लस टू और डेल्टा वी की वैल्यू प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, समथिंग जो भी हो सकती है। और फिर आता है आपका बीच में है क्यू ब्रांच। क्यू ब्रांच में डेल्टा जे जीरो रहेगा, यानी कि डेल्टा जे जीरो रोटेशनल क्वांटम नंबर में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, सिर्फ डेल्टा वी की वैल्यू बदल रही है, वो रहेगा आपका क्यू ब्रांच, जिसमें ओनली फॉर वी की वैल्यू बदल रही है, डेल्टा वी में चेंजेस आ रहा है, क्यू जे में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। तो जनरली ओ और एस के बारे में ज़्यादा अराइज होता है, क्यों, क्योंकि ये डेल्टा जे प्लस माइनस टू की जो नंबर है वो रमन स्पेक्ट्रा में आता है, वहाँ पे हम उसकी स्टडी करते हैं। रमन स्पेक्ट्रा में रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की हम जब स्टडी करते हैं तो रमन स्पेक्ट्रा भी कंसिडर हो जाता है। इसलिए ओ और एस की वैल्यू को हमें रिमेंबर रखना पड़ता है, ओ ब्रांच और एस ब्रांच। ओ ब्रांच कब, जब डेल्टा जे माइनस टू, और एस ब्रांच कब, जब डेल्टा जे प्लस टू और वी डेल्टा वी की मान प्लस माइनस वन या प्लस माइनस टू कुछ भी हो सकता है। अब जैसे लाइक रमन स्पेक्ट्रा, जैसा कि मैं बोल रहा था आपको कि सिलेक्शन रूल फॉर रमन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल क्वांटम नंबर में चेंज कितना रहेगा आपका,
+-2 और रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा लाइक समथिंग साथ में ही हम इसकी स्टडी करते हैं बिकॉज इट इज़ 2 फोटोन प्रोसेस, 1 फॉर स्टॉक लाइन्स एंड सेकंड फॉर एंटी स्टॉक लाइन्स। रमन स्पेक्ट्रा में स्टॉक्स एंड एंटी स्टॉक लाइन होती है, तो 2 फोटोन प्रोसेस रहता है, 1 फॉर स्टॉक लाइन, सेकंड फॉर एंटी स्टॉक लाइन। क्लियर स्टडी करेंगे जब हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को अलग से डिफाइन करेंगे। एंड अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी 2 टाइप के, पहला आपका रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, दिस वन था फर्स्ट रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। सेकंड आपका वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, उसके लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा वी की वैल्यू +-1 अगर है तो वो रहेगा वाइब्रेशनल रमन। फिर एक साथ में है आपके पास रोटेशनल इनटू रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, इसके लिए क्या होगा, डेल्टा जे की वैल्यू तो +-2 और डेल्टा वी की वैल्यू +-1 +-2 डॉट कुछ भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था ओ ब्रांच डेल्टा जे -2, एस ब्रांच डेल्टा जे +2। ओके, फिर आपके पास जो मेजर कैटेगरी एनएमआर के लिए सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि एनएमआर के लिए आपका न्यूक्लियर स्पिन की हम स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर स्पिन की हम स्टडी करते हैं। इसमें अगर स्पिन क्वांटम नंबर में डेविएशन, स्पिन क्वांटम नंबर जो भी है आपका, उसके अंदर अगर +-1 का डेविएशन आता है तो वो आपके एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई रहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये तो आपका सिलेक्शन रूल है इसलिए हम देख रहे हैं डेल्टा एमआई, यानी कि एमआई मीन्स डिफरेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियर स्पिन स्टेट, डेल्टा एमआई मीन्स डिफरेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियर स्पिन स्टेट कितना होना चाहिए, +-1। इसी टाइप से ईपीआर और ईएसआर के लिए सिलेक्शन रूल रहेगा डेल्टा एमआई 0 और डेल्टा एमएस +-1। डेल्टा एमएस +-1 कब, जब हाइपर फाइन लाइन के बारे में हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, व्हेन नो हाइपर फाइन स्प्लिटिंग आर ऑब्जर्व, तो डेल्टा एमएस +-1 होना चाहिए। तो डेल्टा एमआई 0 होना चाहिए कब, जब हाइपर फाइन स्प्लिटिंग इज टेकन प्लेस। ओके, अब इसी के ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चन है कि भाई कौन से स्टेट के अंदर आपके इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, ट्रांजिशन होगा या नहीं, स्पेक्ट्रा कौन सा इंटेंस होगा, उसके ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप इसे देख सकते हैं। विच इज इंटेंस ट्रांजिशन, तो ये है आपके पास 7F to 4F। अब जो इलेक्ट्रॉनिक 7 स्टेट to 4 स्टेट, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो हो सकता है, डेल्टा एंड एनीथिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए। ओके, अब F to F के अंदर जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन रहता है, तो ये तो इंटेंस नहीं रहेगा, डेल्टा एल क्या हो गया, ये 0, ये तो फॉरबिडन हो गया। ओके, अब 5F to 3P, 5 to 3 डेल्टा एन कुछ भी हो सकता है। F to P, अब F to P में डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आएगी, +-2, तो ये भी लैपार्टे फॉरबिडन हो गया। क्या हो गया, लैपार्टे फॉरबिडन। अब बात करते हैं 2D to 3P। अब 2 to 3 एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन मुझे पता है कि सेकंड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट ही नहीं होते, ठीक है, और D to P आपका नहीं होगा, तो ये नॉट अलाउड है, क्योंकि सेकंड डी ऑर्बिटल ही प्रेजेंट नहीं होते तो ट्रांजिशन की तो बात ही नहीं उठती। ओके, अब हमारे पास 3D to 4P, तो 3 to P ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में डेविएशन इसमें आ रहा है, यानी डेल्टा एन आ रहा है आपका 4 - 3 = 1, और डेल्टा एल की वैल्यू आएगी D या P to D, तो P की वैल्यू रहती है आपका 1 और D की वैल्यू 2, 1 - 2 -1 आएगा या +-1 आएगा। डेल्टा एल +-1 मीन्स लैपार्टे अलाउड, लैपार्टे अलाउड, और अगर लैपार्टे अलाउड है तो ये इंटेंस आपका स्पेक्ट्रा आएगा 3D to 4P, 4P to 3D ट्रांजिशन। ओके, अब है आपके पास विच इज इंटेंस ट्रांजिशन। अब 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और इनका ट्रांजिशन हो रहा है 1s1 2s1 में, यानी 2s में, 1s to 2s के अंदर। तो मुझे पता है कि 1s से 2s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रही है, बट डेल्टा एल के बीच में जो चेंजेस है वो कितना है, 0, तो डेल्टा एल 0 लैपार्टे फॉरबिडन। और डेल्टा एस भी क्या रहेगा इसके अंदर, देखिए पहले यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज सेकंड नंबर के इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे दोनों ही क्लॉकवाइज है, तो ये आपका जो चेंजेस है वो कितना हो गया, +1 का डेल्टा एस का वैल्यू आएगी, तो ये स्पिन फॉरबिडन एज वेल एज लैपार्टे फॉरबिडन है। तो पहला तो इंटेंस होगा नहीं, स्पिन एज वेल एज लैपार्टे फॉरबिडन है, स्पिन एंड लैपार्टे
लेपार्टे फॉरबिडन। सेकंड की बात करूँ तो 2p(x) 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका ट्रांजिशन हो रहा है 2p(x1) 3d1 में। तो p टू d के अंदर ट्रांजिशन आप देख रहे हो, p टू d। ओके, अब डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आएगी, +1 आएगी। डेल्टा एस की वैल्यू देखो तो यहाँ पर एस कितना है, 0, क्योंकि प्लस हाफ माइनस हाफ 0 हो गया, और यहाँ पे एस कितना है, +हाफ 1, तो डेल्टा एस कितना आ रहा है, 1। तो ये भी स्पिन फॉरबिडन रहेगा। लेपार्टे अलाउड है लेकिन स्पिन फॉरबिडन, इसलिए इतना इंटेंस नहीं होगा, ये आपका रहेगा स्पिन फॉरबिडन। ओके, सी ऑप्शन की बात करें तो 2s2 इलेक्ट्रॉन है, 2s1 एंड 2p आपका दे रखा है इसने। जो स्पिन है इसका एंटी क्लॉकवाइज नीचे की ओर है, एक ये ऊपर, एस में ऊपर, टी में नीचे की ओर। तो डेल्टा एस कितना रहेगा आपका, 0 रहेगा, इसको कंसिडर मत करो। यहाँ पे एस की वैल्यू +हाफ माइनस हाफ यानी कि 0, यहाँ पे भी एस की वैल्यू +हाफ माइनस हाफ 0, तो 0 माइनस 0 क्या आ रहा है, 0। और डेल्टा एल S2p यानी कि 1 का चेंजेस है, तो ये डेल्टा एल की वैल्यू भी 1 आएगी। एस के लिए एल की वैल्यू रहती है 0, पी के लिए एल की वैल्यू रहती है 1, तो 1 माइनस 0 1 ही आएगी। तो डेल्टा एल 1 एंड डेल्टा एच 0, ये आपका रहेगा स्पिन एज वेल एज लेपार्टे अलाउड। स्पिन एंड लेपार्टे अलाउड, और जो लेपार्टे एंड स्पिन अलाउड है वो आपके रहेंगे इंटेंस, मोर इंटेंस। वो भी क्या रहेंगे, मोर, क्योंकि दोनों ही चीज़ अलाउड है। अगर मैं डी ऑप्शन, तो मेरे पास आंसर रहेगा सी। अगर डी की बात करें तो 3d2 है x² माइनस y², फिर इसका रहा 3d(x²) माइनस y² एंड 3d(xy) के अंदर इसका ट्रांजेक्शन परफॉर्म हुआ है। तो डी टू डी ट्रांजेक्शन के लिए डेल्टा एल क्या आएगा, 0, यानी लेपार्टे फॉरबिडन आ गया, तो ये इंटेंस होगा नहीं। तो ऐसे इसी टाइप से सॉल्व हो गया ये। तो क्या, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसने कि मैच द फॉलोइंग ग्राफ विथ देयर मोलर एब्जॉर्बेंस कोफिशिएंट। एप्सिलॉन के साथ मुझे मैच करना है। तो मुझे पता है कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बेंस, अगर मोर इंटेंस होगा तो उसकी एब्जॉर्बेंस ज़्यादा रहेगी। तो मेरे पास 3 ग्राफ दे रखे हैं, ए, बी एंड सी। ओके, ए, बी एंड सी। तो ए सबसे ज़्यादा इसकी हाइट है, यानी मोर इंटेंस है, बी लो और सी सबसे लो। तो जिसकी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आ रही है उसके लिए एब्जॉर्बेंस की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा आएगी। एक एब्जॉर्बेंस दे रखा है 70, सेकेंड है 22,000 और थर्ड है 850। तो जो 22,000 का एब्जॉर्बेंस है वो फर्स्ट स्ट्रक्चर के लिए होना चाहिए, यानी फर्स्ट ग्राफ के लिए, और 70 सबसे लो है, तो लो इंटेंसिटी वाले को इसके साथ मैच करो, यानी कि 70 लो इंटेंसिटी वाले के साथ, और मिडिल वाले को बीच वाले इंटेंसिटी के यानी कि एब्जॉर्बेंस के साथ मैच करो। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्व। फिर आपके पास पॉपुलेशन रेशियो बिटवीन टू स्टेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहता है। जब भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी डील करते हैं तो जब एनर्जी कोई भी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है और कौन से मोशन के लिए वो एब्जॉर्ब कर रहा है, पहले वो हमें देखना पड़ता है। तो उस मोशन से रिलेटेड स्टेट में, लाइक अगर मैं रोटेशनल एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करूं और उसने माइक्रोवेव रीजन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो एब्जॉर्ब करने पे क्या होगा कि जो रोटेशनल एनर्जी स्टेट थे उसमें उसके लोअर स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल की पॉपुलेशन कितना है, और आफ्टर द एनर्जी एब्जॉर्बेंस हायर स्टेट में कितने मॉलिक्यूल जा रहे हैं। ओके, बीच का डिफरेंस कितना है, रेशियो कितना है, उसके ऊपर आपकी इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा भी डिपेंड करता है। तो पहले मैं देखता हूँ टाइमिंग कि टाइमिंग कितना हुआ है, फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पॉइंट है हमारे पास पॉपुलेशन रेशियो बिटवीन टू स्टेट। लाइक हमारे पास ये NL है, यानी कि लोअर स्टेट के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स। अब कौन
ट्रांजिशन परफॉर्म कर रहा है उसी एंटिटी की यहाँ पे हमें नंबर देखनी रहती है। तो एन एल लोअर स्टेट के अंदर पॉपुलेशन, एन यू अपर स्टेट के अंदर पॉपुलेशन, और इससे ऊपर वाली स्टेट अलग रहेगी। ये था आपका अपर स्टेट, दिस वन इज लोअर स्टेट। लोअर स्टेट के अंदर पॉपुलेशन ऑफ लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर स्टेट के अंदर ये कुछ एंटिटीज है, अपर स्टेट के अंदर एंटिटी है। जब एनर्जी यानी कि ईएमआर रेडिएशन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी गेन करेगा। तो ये था इंसिडेंट लाइट की एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, ये आपका था ट्रांसमिटेड लाइट की एनर्जी E प्राइम इक्वल टू एच न्यू प्राइम। और जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा, अगर वो एनर्जी एमिट कर रहा है तो एमिशन टाइप का स्पेक्ट्रा होगा, ओके। या फिर ये रे अभी आपकी बाहर जा रही है तो ये एमिशन रे है आपकी। देखते इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। कैसे याद रखेंगे? डेफिनेटली एक मैं रेशियो बता देता हूँ कि जब हम पॉपुलेशन रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो हमेशा आपका 1 से कम होना चाहिए, 1 से लेस देन होना चाहिए। तो 1 से लेस देन कब होगा? जब अपर लिमिट को ऊपर रखोगे, लोअर को नीचे। डेफिनेटली जो आपके लोअर स्टेट में मॉइटी है या एंटिटी है वो ज़्यादा रहेंगे कंपेयर टू अपर लिमिट। इसलिए एन यू अपॉन एन एल की वैल्यू हमेशा मे बी 1 या 1 से कम आवे, तो ये आपका चलेगा रेशियो। तो कई बार हम निकालते हैं एन एल माइनस एन यू, यानी कि लोअर लिमिट में से अपर को घटाएंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, वो भी आपकी डिपेंड करेगी अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्बेंस और अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल कि फॉरबिडन है या अलाउड है, ओके। तो देखते हैं हम लोग स्टेटमेंट हमारा। इंटेंसिटी ऑफ एनी स्पेक्ट्रा डिपेंड्स अपॉन पॉपुलेशन डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ लो स्टेट इज एन एल एंड अपर स्टेट इज एन यू। इंटेंसिटी डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है? पॉपुलेशन के ऊपर, पॉपुलेशन डिफरेंस के ऊपर, पॉपुलेशन रेशियो के ऊपर। ये था आपका आई वैल्यू, आई इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एन एल माइनस एन यू। तो जितनी ज़्यादा एन एल माइनस एन यू रहेगा, यानी ये अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज। ये इंक्रीज रहने के लिए क्या होना चाहिए? लोअर स्टेट में मॉलिक्यूल ज़्यादा होना चाहिए और अपर स्टेट में मॉलिक्यूल कम, यही ना? लोअर में ज़्यादा अपर में कम, तो ही आपका एन एल माइनस एन यू इंक्रीज होगा, ओके। तो ये आपका एक सेकंड रिलेशन ये भी निकलता है, ये तो फर्स्ट हो गया दिस वन, एक रिलेशन आप इसे ले लीजिए। सेकंड, फ्रॉम बोल्ट्जमान पार्टीशन फंक्शन population ratio of two state may be calculated as n upper upon n lower equals to g, ये आपका रहेगा डिजेनरेसी मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंट यानी e टू द पावर माइनस डेल्टा e अपॉन के टी। डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट के बोल्ट्जमान कांस्टेंट जिसकी वैल्यू रहेगी 1.38 10 to the power minus 23 जूल पर केल्विन। T टेम्परेचर इन केल्विन, T क्या रहेगा आपका? टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। एंड G डीजेनरेसी फैक्टर है आपके पास, ऑर्बिटल के डीजेनरेसी। मैक्सिमम टाइम हम G इक्वल टू 1 लेके सॉल्व कर सकते हैं, और लेकिन रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए G यानी डीजेनरेसी जो रहती है वो रहेगी आपके पास 2J + 1, 2J + 1। रोटेशनल के अलावा सभी के लिए G इक्वल टू 1 लेना है, रोटेशनल के लिए 2J + 1 हम रखेंगे। अब एग्जाम्पल देखें हमको यहाँ पे इसने बताया, सपोज फॉर एग्जाम्पल कि लोअर स्टेट में 10 एंटिटी है, अपर स्टेट में एक एंटिटी है। तो NL माइनस NU की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं करना। तो अपर में से लोअर को माइनस करो, कितनी हुई? 10 - 1 9 हुई। अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो वो हमेशा 1 से कम ही लाना है, तो मीन्स अपर कितना है? 1/9, यानी कि NU अपॉन NL, ये कितना है? 1/9, सॉरी 1/10, 9 नहीं 10। अपर में एक एंटिटी है, लोअर में 10, तो 1/10 कितना हो गया? 0.1, जो कि 1 से कम है। अब सेकंड केस आपके पास, इफ अपर में आपके पास नो एंटिटी है, लोअर में आपके पास 10 एंटिटी है, तो कि क्या आएगा? NL माइनस NU, आपका NL माइनस NU रहा 10 - 9, हमेशा लोअर में ज़्यादा रहेंगे, अपर में कम रहेंगे। तो 10 - 10 कितना होगा? 1, तो NL माइनस NU कितना हुआ? 1 आया।
और एन यू अपॉन एन एल की वैल्यू तो 9/10, इसकी वैल्यू आएगी 0.9। तो दो केस है, एक आपके पास मैं यानी कि एन यू अपॉन एन एल एक बार मेरे पास रहा 0.1 और सेकंड टाइम मेरे पास रहा 0.9, और एक बार मैंने लिया एन एल माइनस एन यू, एक बार मेरे पास आया 9, एक बार आया मेरे पास 1। तो इसमें से मोर इंटेंस स्पेक्ट्रा किसका रहेगा? तो अगर मैं मोर इंटेंस स्पेक्ट्रा की बात करूं तो एन एल माइनस एन यू की अगर वैल्यू बढ़ती है, एन एल माइनस एन यू की वैल्यू अगर बढ़ती है तो आपका मोर इंटेंस स्पेक्ट्रा रहता है। तो ये जो स्पेक्ट्रा है जिसमें लोअर में 10, अपर में 1 है, उसका इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, और उसके लिए रेशियो जो है आपके पास कितना रहेगा? हाँ, रेशियो एन यू अपॉन एन एल, ये उल्टा लिखा है आपका मैंने, या सही है? हाँ, ये था आपका 9। ये ए सैंपल है या बी सैंपल, सपोज कीजिए ए केस और बी केस। तो ए केस वाले में जब एन एल माइनस एन यू 9 है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर एन यू अपन एल की वैल्यू कम आती है उस कंडीशन में भी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर इसकी बढ़ती है, एन यू अपन एन एल की मान बढ़ता है तो इंटेंसिटी कम, और एन एल माइनस एन यू की वैल्यू कम होती है तो इंटेंसिटी भी कम रहेगी। तो दिस वन इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन डिफरेंस, दिस वन आई प्रोपोर्शनल टू एन एल माइनस एन यू, और आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है आपका एन यू अपॉन एन एल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जैसा कि मैंने अभी बताया आपका कि एन यू अपॉन एन एल की अगर वैल्यू बढ़ेगी तो इंटेंसिटी कम होगी, और एन यू अपॉन एन एल की वैल्यू घटेगी तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन यू अपॉन एन एल। ओके, अब था मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ फार्मूला। फार्मूला कैसे अप्लाइड करना है या फार्मूला कैसे आएगा उसे देख लेते हैं। कि इफ़ डेल्टा ई वन इज लेस देन डेल्टा ई टू, यानी एनर्जी गैप ई वन का जो एनर्जी गैप है कम है कंपेयर टू ई टू से। अगर एनर्जी गैप कम है तो इसके अपर लिमिट में या अपर स्टेट में ज़्यादा एंटिटीज रहेंगी, और ई टू वाले केस में इसके अपर लिमिट में कम एंटिटीज रहेगी, क्योंकि इसकी एनर्जी गैप ज़्यादा है। तो हमें क्या मिलता है कि हायर द एनर्जी गैप पॉपुलेशन ऑफ लोअर स्टेट इज हाई बट हायर स्टेट इज लो। लाइक अगर मैंने एनर्जी गैप को बढ़ा दिया तो पॉपुलेशन इन लोअर में तो ज़्यादा हो गई, लेकिन हाई स्टेट में पॉपुलेशन कम हो गई। अगर हाई स्टेट में पॉपुलेशन कम हुई तो मुझे क्या मिला? इसके लिए एन यू अपॉन एन एल की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? लो रहेगी। ये क्या मिलेगी मेरे पास? लो। कौन के लिए? इसके लिए। अगर ये लो है तो अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप की जो आपकी आई थी, आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन यू अपॉन एन एल आता था। अगर ये लो है तो डेफिनेटली 1 अपॉन दिस हाई रहेगा, तो इंटेंसिटी आपकी बढ़ेगी। तो यही दे रखा है कि एन यू अपॉन एन एल क्या रहेगा आपके पास? लो, एंड इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा विल बी हाई। यानी कि एनर्जी गैप अगर बढ़ रही है तो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा आपको हाई देखने को मिलेगा। सॉरी, फिर आपके पास कि अगर लोअर वाले की बात करूँ कि लोअर द एनर्जी गैप, उस कंडीशन में क्या होगा कि एन यू अपॉन एन एल की वैल्यू हाई आएगी। एन यू यानी कि अपर स्टेट में एंटिटी ज़्यादा थी, उस कंडीशन में हाई आएगी, और हाई आई तो इससे क्या हुआ कि आई जो कि प्रोपोर्शनल था 1 अपॉन एन यू अपॉन एन एल, इसकी वैल्यू नीचे वाला पोर्शन हाई आ रहा है, तो ओवरऑल पोर्शन मेरे पास क्या आएगा? लो हो जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी आपकी कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रा विल बी लो, दिस वन है आपका विल बी लो हो जाएगी। तो इस टाइप से दो केस आपके बनते हैं। अब एज टेम्परेचर से आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे रहेगा? ये तो हमने एनर्जी गैप के बारे में देख लिया। इसका देखा एनर्जी गैप से हमने रिलेट किया कि एनर्जी अगर ज़्यादा है तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनली है। लाइक आई प्रोपोर्शनली आपका रह रहा है इंटेंसिटी, एनर्जी ज़्यादा तो इंटेंसिटी ज़्यादा। ओके, आई प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई, यानी एनर्जी ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा। फिर आई
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन यू अपॉन एन एल था, फिर आई प्रोपोर्शनल टू एन एल माइनस एन यू आ रहा था आपका, यानी कि इस टाइप से आपके पास निकलेगा आई प्रोपोर्शनल टू एन एल माइनस एन यू, इसके भी, और आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन यू अपॉन एन एल। ये सारे पॉइंट्स है से हमें याद करने रहते, समझना भी रहता है और याद भी रखना पड़ता है। दिस वन, as temperature increases Nu become more and more population and Nu upon NL increases, then intensity क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। वो तो पहले वाली हमने स्टडी किया। दूसरा हम लोग स्टडी करते हैं दिस वन, इफ Nu इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू NL है और डिजेनरेसी आपकी है 1, उस कंडीशन में Nu अपॉन NL हमारे पास क्या था, दिस वन Nu अपॉन NL एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप था, G मल्टीप्लाई E टू द पावर माइनस डेल्टा E अपॉन KT। अब Nu अपॉन NL को मैं इंटेंसिटी से रिप्लेस कर सकता हूँ, इक्वल्स टू एक्सपोनेंस यानी E की पावर आपके पास रहेगी माइनस डेल्टा E अपॉन KT। अब इंटेंसिटी अगर ये फैक्टर अगर आपका जीरो है, ओके, सपोज E टू द पावर मैं जीरो कर दूँ, इस फैक्टर को, इस पावर को मैं कंसिडर कर सकता हूँ, कंपेयर कर सकता हूँ, तो डेल्टा E अपॉन KT इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा कि इनमें से ये फैक्टर जीरो कब होगा, जब T आपका डेल्टा E जीरो हो जाए या फिर T इन्फाइनाइट हो जाए, ठीक है। डेल्टा E या तो जीरो हो जाए, जबकि डेल्टा E जीरो हो नहीं सकता, तो फिर सेकंड मिलता है कि T इन्फाइनाइट हो जाए, तो T भी इन्फाइनाइट हो नहीं सकता, तो बट T नेवर बी इन्फाइनाइट, सो द कंडीशन आपका क्या रहना चाहिए कि एन यू इक्वल्स टू एन एल हो जाए, दोनों अपर एंड लोअर लिमिट में एंटिटी सेम हो जाए, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, जो इंटेंसिटी है एंड एन यू इज ग्रेटर देन एन एल नॉट पॉसिबल, दैट द पॉपुलेशन ऑफ अपर स्टेट इज ऑलवेज लो देन लोअर स्टेट, यानी अपर स्टेट की पॉपुलेशन कम होती है हमेशा लोअर स्टेट से, और ट्रांजिशन के लिए, किसी भी ट्रांजिशन के लिए अपर स्टेट का पॉपुलेशन लो रहती है लोअर स्टेट से, ये हमें इसमें निकालना था। अब है आपके पास इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई अपॉन टी, दिस वन इज डेल्टा ई अपॉन टी। देखते हैं इस क्वेश्चन को कि जब डेल्टा ई अपॉन टी की वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर एन यू अपॉन एन एल की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो आपकी इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एन यू अपॉन एन एल तो क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, और डेल्टा ई अपॉन टी क्या था, प्रोपोर्शनल है, ओके। तो इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रा इस पर डिपेंड कर रही है, पहला एनर्जी के ऊपर, एनर्जी गैप अगर हाई है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, दूसरा टेम्परेचर जितना लो होगा इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा हाई होगी। कई बार हम सोचते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दे तो स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, बट वो रॉन्ग हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पेक्ट्रा की इंटेंसिटी आपकी गैप हो सकती है, ओके। तो टेम्परेचर लो, इंटेंसिटी मोर इंटेंस स्पेक्ट्रा आपको मिलेंगे। इसी के ऊपर समथिंग कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रा इज मोर इंटेंस, दिस वन इज इंटेंस, मोर इंटेंस, विच डेल्टा ई वैल्यूज आर गिवन बिलो, फॉर विच होगा यहाँ पे, फॉर विच डेल्टा ई वैल्यू आर गिवन बिलो। तो ए ऑप्शन है 30 किलो जूल, बी है 400 किलो जूल, सी है 5000 जूल। तो 5000 जूल को मैं 5 किलो जूल लिख सकता हूँ, डी है 3 किलो जूल। तो अभी अभी हमने क्या देखा कि जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई रहती है, यानी एनर्जी डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा वो मोर इंटेंस आपके पास स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस किसका है, 400 किलो जूल का है, तो डेल्टा ई के हिसाब से बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रा इज मोर इंटेंस वाइल टेम्परेचर आर गिवन बिलो। तो एक बार टेम्परेचर दिया इसने 500 केल्विन, दूसरा है
50 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 23 डिग्री सेल्सियस और फर्स्ट 1 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे पता है कि इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। टेम्परेचर जितना लो रहेगा मोर इंटेंस स्पेक्ट्रा आपको बनेंगे। दोनों ही 2 मार्क के क्वेश्चन जैसे मुझे लग रहे हैं, ठीक है। तो जो आपको केल्विन के अंदर डाटा दे रखा है, या तो सारे टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लो, या फिर सारे ही टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो। तो मेरे पास 3 डाटा डिग्री सेल्सियस में, एक केल्विन में है, तो मैं केल्विन वाले को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा 223। तो इस चारों डाटा में से सबसे कम टेम्परेचर किसका, 1 डिग्री सेल्सियस का। तो डी ऑप्शन, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस पे मोर इंटेंस कलर आपको प्राप्त होंगे, सॉरी मोर इंटेंस स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, नॉट कलर, मोर इंटेंस स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर या क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रा इज मोर इंटेंस। अब मोर इंटेंस दे रखा है, इसमें एनर्जी डिफरेंस भी दिया है और टेम्परेचर भी दिया है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस एंड टेम्परेचर वेराई कर रहे हैं। उस कंडीशन में आपको एक वैल्यू निकालनी है डेल्टा ई अपॉन टी। डेल्टा ई अपॉन टी पूरी आपको कैलकुलेट करनी है, और ये आपका प्रोपोर्शनल टू रहेगा इंटेंसिटी, यानी जिसके लिए डेल्टा ई अपॉन टी की वैल्यू हाई आ गई वो मोर इंटेंस होगा। तो ऑप्शन ए में डेल्टा ई है 300 जूल रहेगा और टेम्परेचर 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को मैं केल्विन में पहले चेंज करूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये केल्विन में होना चाहिए। तो 30 को 273 से ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 303 केल्विन। फिर 300 में 303 से अगर हम डिवाइड करें तो आपके पास आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.99, दिस वन 0.99। ओके, इसी टाइप से बी ऑप्शन के लिए 50 जूल आपके पास एनर्जी डिफरेंस है और 278 केल्विन आपके पास टेम्परेचर है। तो 50 अपॉन 278 की वैल्यू 0.18। सी 400 डिवाइडेड बाय 673 आपके पास वैल्यू आएगा 0.59। एंड डी ऑप्शन है डेल्टा ई 5, टेम्परेचर है आपके पास 3 केल्विन, डेल्टा ई की जो वैल्यू आएगी डेल्टा ई अपॉन टी 3/5 और ये रहेगा आपका 1.67। तो सबसे ज़्यादा डेल्टा ई अपॉन टी की वैल्यू किसके लिए आई, दिस वन के लिए। तो ये वाला जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन के आपका मोर इंटेंस स्पेक्ट्रा देगा। डी ऑप्शन इज मोर इंटेंस। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर बेस्ड, कैलकुलेट द पॉपुलेशन रेशियो बिटवीन टू स्टेट हैविंग एनर्जी गैप 300 केल्विन। सॉरी, यहाँ पे ये 300 के लिखा हुआ है, पूरा एनर्जी गैप 300 के है, और के क्या बता रहा है कि वेयर के इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेक डीजेनरेसी जी इक्वल टू 1। तो मुझे पता है कि पॉपुलेशन रेशियो और एनर्जी डिफरेंस के बीच का जो रिलेशनशिप होता है अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन, या अकॉर्डिंग टू जिस साइंटिस्ट ने हमको ये रेशियो दिया था उनका नाम था, देख लेते एक बार। का नाम था आपके पास बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप आपको मिलता था। ओके, बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास रिलेशनशिप क्या आया था कि इस फिगर को देखिए आप लोग कि एन यू अपॉन एन एल इक्वल टू जी मल्टीप्लाइड ई टू द पावर माइनस डेल ई अपॉन के टी। ओके, जी की वैल्यू 1 पुट करेंगे, डेल्टा ई की वैल्यू उसने दे रखा है 300 के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 300 के अपॉन के, ये के है, और टी की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस को 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे पास आएगा 300 केल्विन। तो केल्विन का मैं यहाँ पे के नहीं लिख रहा, ठीक है, केल्विन का के नहीं है, सिर्फ मैंने लिखा के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का के और टी की जगह 300, तो ये आ गया 300 के। तो जो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ऊपर भी है नीचे भी है, तो के से के कैंसिल, 300 से 300 कैंसिल, माइनस से बच गया, तो ई टू द पावर माइनस, माइनस को नीचे लाने के लिए 1 अपॉन ई हो जाएगा ये, तो एन यू अपॉन एन एल का वैल्यू आएगी 1 अपॉन ई। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है दिस वन, इन अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल पॉपुलेशन ऑफ लोअर स्टेट इज 1000, यानी एन एल की वैल्यू दे दी इसने, एन एल इक्वल टू 1000।
देन कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ अपर स्टेट, यानी NU की वैल्यू ये मुझे कैलकुलेट करवा रहा है, विच इज सेपरेटेड बाय एनर्जी गैप ऑफ 13.8 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻23 जूल। ये जो दे रखा है वो क्या है आपके पास, डेल्टा ई। दिस वन इज डेल्टा ई की वैल्यू है, डेल्टा ई इक्वल्स टू दिस वन। ओके, तो मुझे रिलेशनशिप पता है कि रिलेशनशिप क्या होता है कि पॉपुलेशन रेशियो एंड एनर्जी गैप के बीच का जो रिलेशनशिप है वो है अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन पार्टीशन फंक्शन NU अपॉन NL इक्वल टू G मल्टीप्लाइड बाई e⁻⁻⁻ अपॉन KT। G की वैल्यू 1 लेना है सभी स्पेक्ट्रा के लिए, अब सिर्फ एक रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए इसकी वैल्यू 2J+1 रहता है। तो मुझे कहीं पे भी मेंशन नहीं है G, इसलिए मैं G क्या ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ। तो G1 E की पावर मुझे लगानी है माइनस डेल्टा ई। डेल्टा ई की वैल्यू 13.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 अपॉन के आपका रहता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू इसकी 1.38 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻23 और टी की वैल्यू इसने पहले से दे रखी है 10 केल्विन। यहाँ पे मैंने लिख दिया, केल्विन में ही मुझे लेना पड़ता है तो यहाँ पे लिख दिया 10। अब 13.8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 एच दिस, और नीचे भी 1.38 10⁻⁻23 है, तो दिस से दिस कैंसिल, दिस से दिस कैंसिल, ई की पावर कितना आएगी, -1। फिर इसको हम लोग क्या लेंगे, ऊपर से नीचे ले जाएंगे तो 1 अपॉन ई, तो NU अपॉन NL। तो NU की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो NL को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो NL ऊपर अपॉन ई तो है ये, और NL की वैल्यू मुझे दे रखी थी 1000, लोअर स्टेट में पॉपुलेशन 1000 है, 1000 अपॉन ई की वैल्यू होती है 2.73 या 2.72, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 367.8 और अप्रॉक्सीमेट मैं इसे ले सकता हूँ 368। ओके, अपर स्टेट के अंदर पॉपुलेशन आ जाएगी 368। अब हमारे पास रहता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में डिटेल स्टडी, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। एट प्रेजेंट टाइम इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। वंस अगेन हैव अ नाइस डे।